पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की निगाहें मैजिस्ट्रेट साहब पर टिकी थीं। टंडन परिवार के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी ओर पीड़ित परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि आज उन्हें इंसाफ मिलेगा। कई दिनों से जिस मामले ने पूरे शहर में सनसनी फैला रखी थी, उसका फैसला अब कुछ ही पलों की दूरी पर था। मैजिस्ट्रेट साहब ने सभी सबूत ध्यान से देखे। वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और दस्तावेज एक एक करके उनके सामने रखे गए। पूरा माहौल इतना शांत था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मैंने सभी सबूत देख लिए हैं। अगर ये सबूत सही साबित हुए तो दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनते ही टंडन परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे की आंखों में भी देख सके। ऐसा लग रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी बीच आरोही आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है कि मेरी फैमिली ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बिल्कुल भी उनका पक्ष नहीं ले रही हूं। मैं जानती हूं कि दहेज लेना बहुत बड़ा अपराध है। इस गलती को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। पूरा हॉल उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। आरोही ने आगे कहा, मैं सिर्फ एक बेटी होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं। अगर संभव हो तो उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। मैं उनके की को सही नहीं कह रही, लेकिन इंसान कभी कभी अपनी सबसे बड़ी गलती से भी सीख सकता है। कुछ लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए, लेकिन तभी नायरा खड़ी हुई। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। उसने कहा, अगर आज इन्हें माफ कर दिया गया तो क्या कोई यह गारंटी दे सकता है कि कल ये किसी और बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे? क्या कोई भरोसा दिला सकता है कि फिर किसी और परिवार को दहेज के नाम पर अपमानित नहीं किया जाएगा? पूरा हॉल फिर से खामोश हो गया। आरोही ने सिर झुका लिया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। उसकी यह ईमानदारी देखकर कई लोग हैरान रह गए। फिर उसने नायरा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम मम्मी जी, पापा जी और विश्वास को माफ नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी। शायद वे इस समय माफी के हकदार भी नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। राज निर्दोष है। उसे इस पूरी साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे भी उतना ही धोखा दिया गया जितना तुम्हें। राज की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने खुलेआम उसके लिए आवाज उठाई थी। तभी डीसी सर बोले, मुझे आरोही पर पूरा विश्वास है। अगर वह कह रही है कि राज निर्दोष है तो बिना वजह ऐसा नहीं कहेगी। जांच में भी अब तक राज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। राज ने भावुक होकर सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। लेकिन तभी कोर्टरूम के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस कांस्टेबल हांफता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह जोर से चिल्लाया, सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सभी लोग उसकी तरफ मुड़ गए। क्या हुआ? कांस्टेबल ने कांपती आवाज में कहा, सर, एविडेंस रूम से टंडन केस के सारे सबूत चोरी हो गए हैं। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। क्या? मैजिस्ट्रेट साहब तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। डीसी सर का चेहरा सख्त हो गया। नायरा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। राज और आरोही भी पूरी तरह हैरान रह गए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एविडेंस रूम से सबूत कैसे गायब हो सकते थे? तुरंत पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को सील कर दिया। हर दरवाजे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उधर टंडन परिवार का वकील तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, माननीय मैजिस्ट्रेट साहब, अब जबकि सबूत ही नहीं रहे, मेरे क्लाइंट पर लगाए गए आरोप कानूनी रूप से टिक नहीं सकते। टंडन परिवार एक सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार है। वे दहेज लेने जैसा अपराध कर ही नहीं सकते। यह सुनते ही पीड़ित परिवार भड़क उठा, लेकिन डीसी सर चुप थे। उनकी नजर लगातार कोर्टरूम में बैठे लोगों पर घूम रही थी। अचानक उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी खुश मत होइए। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। डीसी सर बोले, जिसने भी सबूत चुराए हैं उसने बहुत बड़ी गलती की है।
वकील ने पूछा। क्या मतलब? डीसी सर ने जवाब दिया, एविडेंस रूम में सिर्फ सबूत नहीं रखे गए थे, वहां हमारी एक सीक्रेट सिक्योरिटी प्लानिंग भी थी। पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। उन्होंने आगे कहा, असल सबूत कई घंटे पहले ही सुरक्षित सरकारी रिकॉर्ड में जमा कर दिए गए थे। एविडेंस रूम में जो रखा गया था वह सिर्फ एक डमी फाइल थी। हमें पहले से शक था कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। यह सुनते ही टंडन परिवार के कुछ सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डीसी सर ने एक स्क्रीन चालू करवाई। स्क्रीन पर एविडेंस रूम का सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उसने बड़ी चालाकी से ताला खोला, फाइल उठाई और बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने अपना मास्क थोड़ा हटाया। पूरा कोर्ट रूम एक साथ चीख उठा। वह कोई बाहरी चोर नहीं था, वह टंडन परिवार का वकील था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। वकील के हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। डीसी सर ने कहा, अब समझ में आया कि आप बार बार क्यों कह रहे थे कि आपके क्लाइंट निर्दोष हैं, क्योंकि आपको पहले से पता था कि सबूत गायब होने वाले हैं। वकील ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और वीडियो चला। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे यह काम करने के लिए मोटी रकम का लालच दिया गया था। मैजिस्ट्रेट साहब ने तुरंत आदेश दिया कि वकील को हिरासत में लिया जाए और पूरे मामले की दोबारा जांच की जाए। टंडन परिवार के सभी सदस्य सन्न रह गए। अब उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। राज ने धीरे से नायरा की तरफ देखा और कहा, आज सच जीत गया। नायरा ने जवाब दिया, सच कभी हारता नहीं, बस सामने आने में थोड़ा समय लगता है। पूरा कोर्ट रूम तालियों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही पुलिस वकील को लेकर बाहर जाने लगी, उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम लोग सोच रहे हो कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी तुम सबके बीच बैठा है। मैंने जो किया वह सिर्फ उसके कहने पर किया। यह सुनते ही पूरा कोर्ट रूम फिर से सन्न रह गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर वह असली मास्टरमाइंड कौन था जिसने दहेज की साजिश रची, सबूत चुरवाए और पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की। इसी सवाल के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में आ जाता है और हर चेहरा एक नया रहस्य छिपाता हुआ दिखाई देता है।